दोस्तों नमस्कार, मैं राधेश्याम। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। इंडिया दैट इज भारत, ये बात भले ही संविधान के आर्टिकल 1 में लिखी हो, लेकिन उपचुनाव के जो आज नतीजे आए हैं उन नतीजों ने ये स्पष्ट कर दिया है कि भले ही भारत का वो वर्ग हो, वो कौम हो, वो एक पूरा एक मैनिपुलेट करने का जो लोग तरीका जानते हैं, वो लोग इंडिया और भारत में भेद करने का जो काम आजकल चलाया जा रहा है बड़े पैमाने पर गोदी मीडिया के एंकरों द्वारा, एक पार्टी विशेष के द्वारा। लेकिन जो लाइन आर्टिकल 1 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखी थी कि इंडिया दैट इज भारत, यानी भारत ही इंडिया है और इंडिया ही भारत है, उस लाइन का कहीं ना कहीं आज उपचुनाव के परिणामों में देखने को पूरा का पूरा प्रभाव मिला है। और इंडिया दैट इज भारत यानी इंडिया ही भारत है, और भारत के लोगों ने उपचुनाव के जो परिणाम दिए वो परिणाम ये बता रहे हैं कि इंडिया के साथ भारत जुड़ा हुआ है। वैसे उपचुनाव तो 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हो रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा नजर उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा सीट पर पूरे देश की टिकी हुई थी। साथ ही उत्तर प्रदेश में 4 जिलों की 4 जिला पंचायत की सीटों पर भी उपचुनाव थे। इन 5 सीटों पर, घोसी विधानसभा की सीट पर और चारों जिला पंचायत की सीटों पर समाजवादी पार्टी ने बड़े अंतर के साथ जीत दर्ज की है। जहां घोसी में समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़कर विधायक बने दारा सिंह चौहान इस्तीफा देने के बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया और उसके बाद जब वो जनता के बीच गए, सुधाकर सिंह जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, पूर्व में 2 बार विधायक रह चुके हैं, उन्हें समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया। और आज जब नतीजे आए तो नतीजे चौंकाने वाले आए। सुबह जब से मतगणना प्रारंभ हुई और जब तक मतगणना चली तब तक लगातार सुधाकर सिंह आगे रहे। एक बार भी दारा सिंह चौहान आगे नहीं हो पाए। शुरुआत से ही लंबी बढ़त के साथ सुधाकर सिंह दारा सिंह चौहान को पीछे ढकेलते रहे और अंत समय पर 42,672 वोट से सुधाकर सिंह ने दारा सिंह चौहान को परास्त कर दिया। घोसी का चुनाव एक बड़ा विचित्र चुनाव बन गया था। घोसी का चुनाव ऐसा चुनाव बन गया था जैसे कोई सरकार बन और बिगड़ रही हो इस चुनाव से। घोसी के चुनाव में जहां पूरा सरकार का पूरा अमला जमला, मुख्यमंत्री जी सभा करने गए, दोनों उप मुख्यमंत्री एक हफ्ते से ज्यादा वहां प्रवास किए, प्रदेश के 25 से ज्यादा मंत्री वहां रहे, 80 विधायक वहां रहे, 22-23 सांसद वहां रहे, आसपास जिलों की पूरी भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी, सुहेल देव समाज पार्टी, अपना दल जो अनुप्रिया पटेल वाला है, जो भी एनडीए का हिस्सा है दल उत्तर प्रदेश में, उन सारे दलों के प्रमुख नेतागण, पूरा उत्तर प्रदेश का मंत्रिमंडल घोसी विधानसभा की गलियों में खाक छान रहा था। और आजमगढ़, मऊ, उधर के जितने भी कस्बे हैं, जो भी शहर हैं जहां होटल मिल सकते हैं, जहां धर्मशालाएं मिल सकती हैं, पोजीशन ये हो गई कि किसी होटल में, किसी धर्मशाला में कोई कमरा खाली नहीं था। जब इतना सीरियसली लिया भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को, समाजवादी पार्टी के भी नेता एक्टिव हुए। प्रायः जो देखने में हमेशा मिलता रहा है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव उपचुनाव को लेकर इतने संजीदा नहीं हुए, कभी इतने सक्रिय नहीं हुए। लेकिन मैनपुरी के बाद घोसी में ये देखने को मिला कि उनकी सक्रियता उपचुनाव को लेकर भी सीरियसली रही है। इस चुनाव में उन्होंने खुद तो वो उतरे ही, साथ में अपने जो तमाम दिग्गज हैं, चाहे वो शिवपाल सिंह यादव हों, राम गोपाल यादव हों, और पार्टी के तमाम नेता, राम अचल, राजभर, इंद्रजीत, सरोज, तमाम वो दिग्गज नेता जो समाजवादी पार्टी के लिए रणनीति बनाते हैं,
और तमाम चीजें करते हैं, वो सब लोग वहां घोसी में फिर मौजूद हुए और घोसी में प्रचार प्रसार किया। परिणाम ये बड़े चौंकाने वाले आए। 50,000 मतलब 40-42 हजार की जो जीत है, 50 के लपेटा में जो वो लोग अंदाजा लगा रहे थे कि हम लोग 50,000 से जीतेंगे, वो अंदाज कहीं ना कहीं उनका सही निकला। सुधाकर सिंह को 1,24,295 वोट मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 81,623 वोट मिले हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो उपचुनाव पूरे देश के 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर था, उनमें 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है, जिनमें एक सीट उत्तराखंड की बागेश्वर सीट है और दूसरी सीट त्रिपुरा की है और बक्सा नगर की है। ये त्रिपुरा की धनपुर और बक्सा नगर, ये दोनों सीटें भाजपा जीती है और उत्तराखंड की बागेश्वर सीट भाजपा जीती है। उसके बाद घोसी में समाजवादी पार्टी जीती है, जो उत्तर प्रदेश की है। पश्चिम बंगाल की धूपगढ़ी सीट जो थी, वो भारतीय जनता पार्टी की सीट थी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक के निधन के बाद वहां उपचुनाव हुआ और उपचुनाव में वो सीट भारतीय जनता पार्टी के हाथों से निकल गई। भारतीय जनता पार्टी ने वो सीट गंवा दी, वहां टीएमसी चुनाव जीती है। केरल की पुथपल्ली सीट थी, जो कांग्रेस की सीट थी। कांग्रेस के विधायक के निधन के बाद वहां पर उपचुनाव हुआ, वो सीट कांग्रेस ने पुनः अपनी कब्जा बरकरार रखा है। झारखंड की डुमरी विधानसभा सीट पर चुनाव था, जिस सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक थे, उनके निधन के बाद वहां पर चुनाव हुआ और वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने फिर जीत हासिल की है। 7 सीटों पर चुनाव था, 7 में 3 भाजपा ने जीती हैं, एक टीएमसी ने जीती है, एक सपा ने जीती है, एक कांग्रेस ने जीती है और एक झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जीती है। निश्चित तौर पर कहीं न कहीं ये उपचुनाव, ये जो नतीजे, इनसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी उत्साहित है। इंडिया की जीत बताई है अखिलेश यादव ने। और जो 4 जिला पंचायत के चुनाव हुए, लखनऊ, जालौन, उरई, मिर्जापुर और बरेली, ये 4 जो जिला पंचायत के चुनाव हुए हैं, इनमें चारों में समाजवादी पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की है। चारों जगह भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर आई है। भारतीय जनता पार्टी से समर्थित जो प्रत्याशी जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे थे, उन्हें शिकस्त मिली है, वो चुनाव हारे हैं और कहीं न कहीं इस हार से भारतीय जनता पार्टी को चिंतित होना चाहिए। घोसी उपचुनाव, घोसी विधानसभा की मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूं, ये घोसी सीट जो है, इसका जातीय समीकरण जब आप देखेंगे, समझेंगे, इस सीट पर कभी फागू चौहान बड़े नेता के रूप में जाने जाते थे। दारा सिंह चौहान का अच्छा प्रभाव है, चौहान वोटर बड़े अच्छे पैमाने पर इस सीट पर हैं और दारा सिंह चौहान पिछली बार इसी सीट से जीते भी थे। निर्णायक भूमिका में यहाँ पर चौहान वोटर हैं, बड़ी अच्छी तादाद है, 40-50 हजार के लगभग चौहान वोटर हैं यहाँ पर। और कहीं न कहीं इस सीट पर ओम प्रकाश राजभर, जो राजभरों के नेता हैं, संजय निषाद, निषादों के नेता हैं, इन लोगों का भी प्रभाव उस सीट पर बहुत बड़ा था। लेकिन ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान, इन दोनों नेताओं का एक तरह से राजनीतिक करियर उस सीट पर दांव पर लगा था। दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी से जब विधायक बने, जीते, समाजवादी पार्टी की जब सरकार नहीं बनी, उससे पहले वो 17 से 22 भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिनिस्टर थे। चुनाव से ठीक पहले इस्तीफा देकर सपा में आए, सपा से विधायक बन भी गए, लेकिन जब सरकार नहीं बनी, उन्हें लगा हम मंत्री नहीं बन पाएंगे। कुछ लोग होते हैं जिन्हें हमेशा सत्ता की चमक में रहने की आदत होती है, वो विपक्ष के संघर्ष को बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनमें विपक्ष में रहकर संघर्ष करने की क्षमता नहीं होती है। यही दारा सिंह चौहान ने किया और समाजवादी पार्टी से विधायक चुने जाने के बाद भी 15-16 महीने बाद इस्तीफा दिया, भारतीय जनता पार्टी में गए। और ये आदत होती है दल बदलू नेताओं की
कि जब भी वो दल बदलते हैं तो ये कहते हैं वहाँ हम अपने समाज की बात नहीं कर पा रहे थे, वहाँ पिछड़ों दलितों के सम्मान की बात नहीं कर पा रहे थे, वहाँ हमारा दम घुट रहा था, हम समाज के हित के लिए इस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। वो ये नहीं कहते कि हमें सत्ता की चमक चाहिए था, मंत्री बनना था, हेलीकॉप्टर में उड़ना था, हमें पुलिस सैल्यूट करे, ना कि पुलिस डंडे मारे, धरना प्रदर्शन करना पड़े, मुकदमा लिखवाना पड़े, संघर्ष करना पड़े। उस स्थिति में हम नहीं रहना चाहते, ये नहीं कहते। तो निश्चित तौर पर ये जो लालच को के वजह से इस्तीफा देकर गए, ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के गठबंधन में थे, गठबंधन से चुनाव लड़े, सीटें भी उनको उनके मुफीद दी गई, एमएलए भी उनके ठीक ठाक जीते, लेकिन सरकार नहीं बनी, मंत्री बन नहीं सकते थे, गठबंधन तोड़ दिया, भाजपा में चले गए। मंत्री बनने का नंबर आया तब तक उपचुनाव आ गया, और उपचुनाव अब हार गए दारा सिंह चौहान। तो दारा सिंह का तो कैरियर खत्म, लेकिन जो सीट जिताने की जिम्मेदारी ओम प्रकाश राजभर को दी गई थी, ओम प्रकाश राजभर वो सीट भी हार गए। कहीं ना कहीं ये उत्तर प्रदेश, वो उत्तर प्रदेश जो 80 लोकसभा सीट वाला उत्तर प्रदेश है, वो उत्तर प्रदेश जहां से दिल्ली का रास्ता तय होता है, तो कहीं ना कहीं उस उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक जगह घोसी नहीं, लखनऊ, जालौन, उरई, बरेली, जो जिला पंचायत के चुनाव हुए हैं उनमें भी समाजवादी पार्टी जीती है। तो ये जो चौतरफा हार हुई है भारतीय जनता पार्टी की, जो दावा किया जा रहा है कहीं ना कहीं भाजपा के नेताओं के द्वारा 80 में 80 जीतेंगे, उस दावे में कहीं ना कहीं खोखलापन नजर आता है। और ये खोखलापन अगर इसी तरह से बना रहा तो फिर दिल्ली नजदीक नहीं है, दिल्ली बहुत दूर है। और जो इंडिया घमंडिया, ये जो नारेबाजी तमाम तरह से चली, आज उसका ये पर्दाफाश हुआ है कि कहीं न कहीं इंडिया जीता है और घमंडिया हारा है। ये बात समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि इंडिया की जीत है, घमंडिया की हार है। घमंडिया कौन है, ये समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इशारों इशारों में सब कुछ बता दिया है। निश्चित तौर पर ये सजीवनी है एक तरह से समाजवादी पार्टी के लिए, और समाजवादी पार्टी के नेताओं को इस चीज पर भी विचार करना चाहिए कि सुधाकर सिंह की जीत में एक बड़ा रोल है सवर्ण मतदाताओं का, ठाकुर मतदाताओं का। एक तरफा होकर ठाकुर मतदाताओं ने समाजवादी पार्टी और सुधाकर सिंह को वोट दिया है। ये जो परिणाम आए हैं, ये सुधाकर सिंह के पक्ष में जो परिणाम आए हैं, ये कहीं न कहीं ये बताते हैं, ये दिखाते हैं कि सवर्णों ने और विशेषकर ठाकुरों ने, जो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये मान लिया गया एक तरह से कि ठाकुर योगी आदित्यनाथ के साथ हैं, उन्होंने, ठाकुर समुदाय के लोगों ने एक कदम बढ़ाया है समाजवादी पार्टी की तरफ। समाजवादी पार्टी के नेतृत्व को इस चीज पर विचार करना चाहिए कि कहीं ना कहीं उन्हें अब सुधाकर सिंह की तर्ज पर हर जिले में जो जातियां प्रभाव में हैं, उन जातियों के नेता डेवलप करने होंगे, पैदा करने होंगे, जो उन जातियों के वोटों को भाजपा से खींचकर अपने पाले में लाने की क्षमता रखते हों। जब ये परिणाम आ रहे थे, चुनाव परिणाम काउंटिंग चल रही थी और सुधाकर सिंह आगे थे, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं संजय निषाद। जब संजय निषाद से पत्रकार ने ये पूछा, जो निषाद पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, उनसे पत्रकार ने पूछा कि दारा सिंह चौहान पीछे हैं, सुधाकर सिंह आगे हैं, कारण क्या है? तो बड़े विवादित बोल बोले मंत्री जी ने। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये बड़बोले नेता, जिनका जमीन पर कुछ नहीं होता, जो कहीं जीतने हारने की हैसियत नहीं रखते, जिनकी राजनीति सिर्फ टीवी, फेसबुक, सोशल मीडिया से ही चलती है, उन नेताओं का यही हाल है कि वो कुछ भी कह देते हैं किसी के लिए। उन्होंने बड़ा बेशर्मी भरा एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान का एरिया खुलता है तब वो आगे हो जाते हैं, और जब हमारा एरिया खुलता है तब हमारे वोट निकलते हैं। मंत्री जी, ये पाकिस्तान का एरिया कौन सा है? घोसी में पाकिस्तान कहां से आ गया?
पाकिस्तान घोसी उत्तर प्रदेश में सरकार योगी आदित्यनाथ की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की गाड़ी, और पाकिस्तान के वोटर घोसी में आके वोट डाल के चले गए। किस तरह की बेशर्मी की बातें आप लोग करते हैं। भारत के नागरिकों को पाकिस्तानी नागरिक बताने की ये जो बात लोग करते हैं, इनके खिलाफ निश्चित तौर पर सरकार को, चुनाव आयोग को और अदालतों को कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे नेता आपको जो वोट नहीं देगा वो पाकिस्तानी है। ऐसे तो अगर आंकड़े देखे जाएं तो जो इंडिया गठबंधन है उसके पक्ष में 63% लोगों ने वोट दिया था 2019 में। एनडीए के पक्ष में तो सिर्फ 37% ही वोट मिला था। तो ये 63% लोग पाकिस्तानी हैं। जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में विधायक समाजवादी पार्टी के 111 बैठे हैं, जो जयंत चौधरी की पार्टी के विधायक हैं, जो बसपा के विधायक हैं, जो कांग्रेस के 2 विधायक हैं, जो जनसत्ता दल के विधायक हैं, वो सब पाकिस्तानी हैं। जो देश की लोकसभा में बैठे हैं विरोध वाले सांसद, वो सब पाकिस्तानी हैं। उन्हें पाकिस्तानी लोगों ने चुना है, वो आपके सांसद नहीं है तो वो सब पाकिस्तानी हो गए। पूरे देश में अगर देखा जाए तो एनडीए की सरकारें तो सिर्फ 10 ही प्रदेशों में हैं, 11 प्रदेशों में। तो क्या आधे से ज्यादा हिंदुस्तान में पाकिस्तान की सरकारें चल रही हैं? किस तरह के बेशर्म बोल है ये। मैं चाहता हूं कि आप लोग उन मंत्री जी का बयान सुनिए। शुरुआती रुझान तो लेकिन आप लोगों को हरा रहे हैं। 4000 के लगभग चौथा राउंड हो चुका है, 2000 से ज्यादा से पीछे हो। ऐसे ही संत कबीर नगर में था, जब ऐसे एरिया वाइज होता हो कि अगर एरिया पाकिस्तान वाला है तो बक्से जब खुलते हैं तो लगता है पाकिस्तान जीत रहा, और जब एरिया हमारे लोगों का आ जाता है तो पता चला वो गायब हो जाते हैं। पाकिस्तान वाला एरिया मतलब जिस समय में सपा का वोट है, जिसमें एक तरफ आपने सुना कि संजय निषाद ने किस तरह से कहा कि पाकिस्तान का जो एरिया खुलता जब है तब उनके वोट निकलते हैं। ये जो बेशर्मी भरे बयान हैं, ये जो बड़बोले बयान हैं, इसी तर्ज पर राजनीति की ओम प्रकाश राजभर ने। जवाब देते नहीं बन रहा है आज। ये जो बड़बोलेपन की राजनीति है, इसका निश्चित तौर पर इलाज ढूंढा जाना चाहिए कि आप किसी को भी पाकिस्तानी बोल देंगे, हिंदुस्तान के लोगों को, हिंदुस्तान के मतदाताओं को, इस देश के नागरिकों को कोई हक नहीं है आपको पाकिस्तानी बोलने का। आप हिटलर हो गए हैं क्या? अरे मंत्री जी, तुम्हारे जैसे पता नहीं कितने मंत्री आए और कितने चले गए। पूरे देश में 30 प्रदेशों में सरकारें हैं, पता नहीं कितने मंत्री होंगे। और 1947 से लेकर आज तक, 1952 में जब से चुनाव हुए तब से आज तक पता नहीं कितने मंत्री बने। लोगों को मंत्री तो छोड़ो, मुख्यमंत्रियों के नाम नहीं पता। बहुत से ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके नाम देश की आम जनता को नहीं पता। किस बात का अहंकार कर रहे हो? उस जनता को पाकिस्तानी बता रहे हो जिस जनता ने तुम्हें चुन के भेजा है। ये जो लखनऊ की एसी में बैठकर जनता के टैक्स के पैसे से विधानसभा असेंबली में बनने वाले अच्छे पकवान खाकर जिन लोगों की चमड़ी मोटी हो गई है, उनका दिमाग भी मोटा हो गया है। और ऐसे मोटे दिमाग वाले लोग देश की जनता को पाकिस्तानी बताएंगे। जो आपको वोट नहीं देगा वो पाकिस्तानी हो गया। ये बेशर्मी के बोल बंद होने चाहिए। और निश्चित तौर पर जो आज का ये विषय है कि उपचुनावों में जनता ने ये तय कर दिया है कि इंडिया दैट इज भारत और भारत दैट इज इंडिया। ये बड़ा पैगाम है उन लोगों के लिए जो इंडिया को घमंडिया कहते हैं। लोगों ने इंडिया को जिताया है, घमंडिया को हराया है। ये इंडिया की जीत है, घमंडिया की हार है। 2024 का ये सेमीफाइनल तय कर रहा है रास्ता 2024 का, कि सरकार बदलना तय है, नींद उड़ी हुई है। इसीलिए मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम के चुनाव पहले न कराने की रणनीति बन रही है। इसीलिए वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, क्योंकि जिस तरह से आज उपचुनाव में पोल खुली है, उसी तरह से इन प्रदेशों के चुनाव में जो एक तरफा लहर है, जो एक तरफा भारतीय जनता पार्टी 5 के 5 प्रदेशों में हार रही है, नहीं चाहती है
कि 2024 से पहले ही उनका जनाजा निकल जाए, इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी और उनके जो ये सहयोगी हैं मोटी चमड़ी वाले, इनके बड़बोलेपन की, बहुमत के अहंकार की हार है। और इस हार ने ये तय कर दिया है कि इंडिया दैट इज भारत और भारत दैट इज इंडिया। इंडिया के साथ भारत है, जुड़ेगा भारत और जीतेगा इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार। हमारा निवेदन है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करिए और शेयर करिए। नमस्कार।